तौहीन रसालत मामले में मुकदमात का सामना कर रही बीजेपी की मुअत्तल तर्जुमान नुपुर शर्मा की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट से सरजनिश के बाद नुपुर शर्मा ने एक बार फिर अदालत उज़्मा से रुजू किया है। उन्होंने अदालत से तमाम मुकदमात को दिल्ली मुंतकिल करने और इस मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की दरख्वास्त की है। वाज़ेह है कि पिछली समाअत के दौरान बेंच ने नुपुर शर्मा की सख्त सरजनिश की थी और कहा था कि उनकी नामुनासिब रिमार्क्स से मुल्क का माहौल खराब हुआ है। और मरकज की अग्निपथ स्कीम को चैलेंज करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। अर्जी गुजारों ने इस स्कीम पर फिलहाल रोक लगाने और इसका जायजा लेने की मांग की है। एक अर्जी गुजार हर्ष शर्मा ने तो इसे रद्द करने का मुतालबा भी किया है। अर्जी गुजारों ने इस स्कीम का नफाज उन उम्मीदवारों पर न करने की भी मांग की है जो पहले से ही मुसल्लह अफवाज में तकर्रुरी के अमल में है। ऐसे उम्मीदवारों को पुराने ज़ाब्ते के तहत सर्विस देने की बात अर्जी में कही गई है। वाज़ेह है कि अग्निपथ के तहत 21 से 23 साल के नौजवानों को 4 साल की मुद्दत के लिए मुसल्लह फोर्सेस में शामिल किया जाएगा। इनमें से 25% को बाद में मुस्तकिल मुलाजिमत में लिया जाएगा। और नुपुर शर्मा मामले पर इस वक्त जानकारी के लिए, मजीद अपडेट के लिए बात करेंगे। हमारे साथ तो सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आपका इस्तकबाल है। सुशील, जिस तरह से नुपुर शर्मा फिर दूसरी बार तमाम केसेस को एकजा करने के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है, क्या कुछ आज हो सकता है? जी देखिए जिलानी, नुपुर शर्मा की तरफ से एक बार दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पादरीवाला ही इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। हालांकि पिछली बार जब नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और उन्होंने ये मांग की थी कि उनके तमाम जो एफआईआर दर्ज हैं उनके खिलाफ तमाम राज्यों में, उसको दिल्ली में क्लब कर दिया जाए चूंकि उनकी जान को खतरा है। इसी मांग को लेकर वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं, लेकिन इसमें एडिशनल एड ऑन किया है उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट के जो सख्त टिप्पणियां की गई थी उनके मामले में, उसके बाद से उनके जान को खतरा और बढ़ गया है और लगातार उनको फोन आ रहे हैं और उनको धमकी मिल रही है, रेप की धमकी मिल रही है। लिहाजा चूंकि दिल्ली पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में पहले एफआईआर दर्ज किया गया है, लिहाजा दिल्ली में ही उनके तमाम एफआईआर को क्लब किया जाए और दिल्ली में ही इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे बढ़ाया जाए। नुपुर शर्मा की तरफ से कोर्ट में यह भी दलील दी गई है कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले में टिप्पणी की है तब से लगातार धमकियों का जो दौर है जिलानी, वो बहुत बढ़ गया है और ऐसे में लगातार उनको जो थ्रेट मिल रहा है, इससे आने वाले राज्यों में अगर वो जाएंगी तो हो सकता है कि उनकी जान को खतरा हो। देखना बेहद अहम होगा कि पैगंबर मोहम्मद के बाद जिस तरह विवादित टिप्पणी की और टिप्पणी करने के बाद न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में भारत को शर्मसार होना पड़ा था और लगातार इस बात की माफी मांगनी पड़ी थी कि जो विवादित टिप्पणी की गई थी वो फिलहाल गलती से की गई थी। हालांकि इसके बाद बीजेपी ने नुपुर शर्मा को एक्सपेल कर दिया था, उनको हटा दिया था, उनकी जो प्राथमिक सदस्यता थी उसको रद्द कर दिया था। तो वैसे में नुपुर शर्मा की जो मुश्किलें हैं वो कितनी कम होती हैं ये तो देखने वाली बात होगी। लगभग 1 बजे के आसपास जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पादरीवाला इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। पिछली सुनवाई जब हुई थी जिलानी तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से नुपुर शर्मा को कोई राहत नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा था कि इस दरखास्त में उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी पर भी रोक लगाने की उन्होंने दरख्वास्त की है। तो गिरफ्तारी को लेकर भी काफी कुछ तनकीद हुई, काफी क्रिटिसाइज किया गया था, नुपुर शर्मा अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुई, इतने एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, जबकि तो गिरफ्तारी पर भी रोक लगाने की अपील वो कर सकती है, की है उसने दरख्वास्त में। जी बिल्कुल जिलानी सही कह रहे हैं कि उन्होंने अपने अरेस्ट पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि तमाम जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो फिलहाल उनका सहयोग कर रही हैं, वो देश छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाएंगी। जब भी फिलहाल जांच एजेंसी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगी तो उस जांच एजेंसी के समक्ष वो फिलहाल पेश भी होंगी। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी हाल ही में कहा गया था कि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन को लेकर दिल्ली पुलिस जांच को लेकर आगे बढ़ी है, जिसमें पूछताछ के लिए नुपुर शर्मा को बुलाया गया था और वो अपीयर हुई थी।
उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार से गिरफ्तारी ना की जाए। अगर जांच एजेंसी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगी तो उस जांच में वो सहयोग करेंगी। ये एश्योरेंस उनकी तरफ से फिलहाल याचिका में दिया गया है, लेकिन उनके तमाम एश्योरेंस को सुप्रीम कोर्ट कैसे कंसीडर करता है ये देखना बेहद अहम होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां थी उस टिप्पणी के बाद बहुत क्रिटिसाइज किया गया नुपुर शर्मा के इस बयान को लेकर, और तमाम जो लोग पहले से नाराज थे वो और ज्यादा नाराज हुए। सवाल यह भी उठा कि आखिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नुपुर शर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, दिल्ली की बात करें, छत्तीसगढ़, राजस्थान की बात करें। इन तमाम राज्यों में नुपुर शर्मा के खिलाफ एक विशेष समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो आज की सुनवाई जिलानी बहुत क्रूशियल होगी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको सबसे आखिरी में सुनवाई के लिए रखा है, यानी कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पादरीवाला इस पूरे मामले की सुनवाई लगभग 1 बजे करेंगे। देखना बेहद अहम होगा कि नुपुर शर्मा की तरफ से कोर्ट में क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ कहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये संदेश और पहले ये इशारा कर दिया था कि नुपुर शर्मा को किसी भी प्रकार से रिलीफ नहीं दिया जा सकता है, और अगर संबंधित राज्यों में उनके द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया है तो उन संबंधित राज्यों में जाकर वो कहीं ना कहीं जमानत अर्जी दाखिल कर सकती है, संबंधित हाईकोर्ट अप्रोच करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम एफआईआर को क्लब न करने का एक बड़ा ऑब्जर्वेशन दिया था। दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंची है नुपुर शर्मा, तो देखना बेहद अहम होगा कि अब फिलहाल जो अपनी अर्जी में उन्होंने बदलाव किया है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। लगभग 1 बजे का इंतजार करना पड़ेगा जब देश की सबसे बड़ी अदालत नुपुर शर्मा के मामले पर सुनवाई करेगी। बिल्कुल 1 बजे तक इंतजार करें, इस खबर पर आप भी नजर रखें। सुशील, एक और चीज आज समाप्त होने वाली है अग्निपथ स्कीम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, तो अर्जी गुजारों ने इसमें जो अर्जी दी गई है उस पर पूरी तरह से रोक लगाने की बात की गई है, जायजा लेने की मांग की गई है, और पुराना जो सिस्टम है सिलेक्शन का, जिस तरह से भर्तियां होती है उसको उसी तरह से लिया जाए। क्या कुछ इस दरखास्त में किया गया है, इस अपील में किया गया है, और आज इस सिलसिले में भी सुप्रीम कोर्ट में जो है समाअत होनी है? जी बिल्कुल, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच आज अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जो तमाम याचिकाएं दाखिल की गई हैं उस पर सुनवाई करने वाला है। जो तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, जैसा आप बता भी रहे थे कि उसमें उस स्कीम की न केवल समीक्षा करने की बात कही गई है बल्कि उस स्कीम पर रोक लगाने की मांग की गई है। उस अर्जी में यह भी कहा गया है कि तमाम ऐसे जो फिलहाल परीक्षार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा को पास कर लिया है उन पर फिलहाल इस स्कीम को लागू ना किया जाए, क्योंकि जिलानी बहुत बड़े स्तर पर ऐसे छात्र हैं जिनका एग्जाम क्लियर हो गया है और वो अपने अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अग्निपथ स्कीम के आने के बाद वो अपॉइंटमेंट ठंडे बस्ते में चला गया है, जिसका घोर विरोध देखने को मिला है। और इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके इस पूरे स्कीम की समीक्षा करने की बात कही गई है, और न केवल समीक्षा करने की बात कही गई है बल्कि ये भी कहा गया है कि जब तक इस पूरे स्कीम को एक तरीके से इसकी समीक्षा ना की जाए तब तक इस स्कीम को लागू ना किया जाए। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पहले ही एक कैविएट अर्जी दाखिल की गई थी और यह कहा गया था कि बिना केंद्र सरकार के पक्ष सुने सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी ना करे। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच इस पूरे मामले की आज सुनवाई करेगी। देखना बेहद अहम होगा कि अग्निपथ स्कीम जो फिलहाल केंद्र सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है और ये कहा है कि इसमें 21 से 23 साल तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं सेना में भर्ती के बदलाव का एक नया चयन देखने को मिलेगा। तो इस बदलाव में केंद्र सरकार, यानी कि न केवल केंद्र सरकार बल्कि डिफेंस मिनिस्ट्री इस पूरे अग्निपथ स्कीम को लेकर अब ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ दलीलें देती है ये देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि अग्निपथ स्कीम को लेकर तमाम जो युवा हैं वो बहुत नाराज थे। तमाम राज्यों के जो युवा हैं जो तैयारी कर रहे थे उन्होंने कहा था कि 21 से 23 साल का जो फिलहाल भर्ती की प्रक्रिया है और ऐसे में 4 साल की जो प्रक्रिया है उसके बाद का भविष्य क्या होगा, तो इन तमाम पहलुओं पर अब सुप्रीम कोर्ट विस्तृत चर्चा करेगा। चूंकि आज पहली सुनवाई है तो आज देखना बेहद अहम होगा कि तमाम याचिकाकर्ता कोर्ट में क्या दलील देते हैं और सरकार इस पूरे मामले पर क्या काउंटर करती है। जी सुशील, जिस तरह से इस अर्जी में यह कहा गया कि जो, जैसा कि आपने भी कहा कि पहले से जो लोग फौज में अब सिर्फ अपॉइंटमेंट लेना है, उनको सारी चीजें वो मुकम्मल कर चुके हैं, तो सरकार ने इनको कोई एश्योरेंस नहीं दिया है। उनको सिर्फ क्या आशंका है कि हम पर ये तलवार लटक सकती है, 4 साल वाली मामला हम पर लागू हो जाएगा तो फिर पूरा मकसद उनका नाकाम हो जाएगा जो उनकी सोच थी। तो क्या सरकार इनको पहले इंश्योर नहीं कर पाई?
ये सारी चीजें कोर्ट में ही तय होनी है। देखिए साफ तौर से जी देखिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये एक बड़ा मुद्दा सामने आएगा, क्योंकि कई ऐसे परीक्षार्थी हैं जिन्होंने एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और कई ऐसी जगह हैं, यानी कि बात करें चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो, या फिर कहीं ना कहीं नेवी की बात हो, इन तमाम प्रकरण में उनका सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन अभी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया है। लेकिन अग्निपथ स्कीम आने के बाद से वो सारे अपॉइंटमेंट ठंडे बस्ते में चले गए। तो तमाम छात्रों में एक बड़ा रोष है कि आखिर हमने इतने साल तैयारी की और जब हमारा सिलेक्शन प्रोसेस पूरा हो चुका है तो क्या सरकार उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई अलग से उन्हें रिलीफ देने के बारे में सोच रही है, या फिर अग्निपथ स्कीम में अगर नई भर्तियां लागू की जाएंगी तो उन छात्रों का भविष्य क्या होगा, इस पहलू पर भी एक चर्चा की जाएगी। और इसमें ऑन रिकॉर्ड अब सरकार को यह जानकारी देनी पड़ेगी कि तमाम जो छात्र हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से क्या कारगर उपाय किए जा रहे हैं, क्या उनका सिलेक्शन इस अग्निपथ स्कीम में लागू होगा या नहीं होगा, और अगर अग्निपथ स्कीम लागू किया जाता है तो उन छात्रों के भविष्य का क्या होगा। तो ये एक बड़ा मुद्दा होगा जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा, और ऐसे में सरकार को भी स्टैंड लेना पड़ेगा कि आखिर उन छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। उन छात्रों के भविष्य को लेकर जो फिलहाल तमाम परीक्षा की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, उनका मेडिकल हो चुका है, उन्होंने अपने मेडिकल एग्जामिनेशन को पार किया है, रिटर्न पास कर लिया है, तो ऐसे में उनके सिलेक्शन की प्रक्रिया को लेकर सरकार क्या कुछ कर रही है, ये तमाम जानकारी अब सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल आज साफ हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में सरकार जब अपना पक्ष रखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया पर जीएसटी की शरहों में इजाफे की मुखालफत मुख्तलिफ गोशों से की जा रही है। इस इकदाम को आम आदमी मुखालिफ बताया जा रहा है। कांग्रेस ने जीएसटी की शरहों में इजाफे के खिलाफ आज पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज करने का ऐलान किया है। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम सियासी जमातों से इस एहतजाज में शामिल होने की अपील की है। प्रोटेस्ट भी रहेगा गांधी स्टैचू के सामने, हाउस के अंदर भी रहेगा, हाउस के बाहर भी रहेगा, और सभी पार्टी के लोगों को हमने यहाँ अपील भी किया कि हम सभी लोग मिलके प्राइस राइज के ऊपर, जीएसटी के ऊपर हमको लड़ना है, गैस सिलेंडर के ऊपर। तो रोजमर्रा की अशिया पर जीएसटी में इजाफे के बाद इसे अवाम मुखालिफ बताया जा रहा है। पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे विनीत हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। विनीत, जिस तरह से जीएसटी का मुद्दा काफी गर्म है और आज जिस तरह से खड़गे ने भी कहा कि हम इस पर सख्ती के साथ एहतजाज करेंगे, क्या कुछ आज हो सकता है? आज ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीएसटी के मुद्दे पर मैं दोनों ही सदनों में कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियां जो है वो हंगामा कर सकती हैं, वापस लेने की मांग कर सकती है। जैसा कि हमने कल दोनों ही सदनों में देखा, राज्यसभा में हमने देखा कि जैसे ही राज्यसभा में शपथ लेने की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो गई, उसके बाद से ही शुरू हो गया जीएसटी पे को वापस लेने की जो बात है वो शुरू हो गया। वैसे हमने सरकार के जो मंत्री हैं, सरकार के जो पक्षकार हैं, उनसे जानने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पे कहना था, उनका साफ तौर पे यह आरोप था कि जीएसटी का जो मुद्दा है वो जीएसटी काउंसिल तय करती है, और जीएसटी काउंसिल के सदस्य जो है वो सभी राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। तो सभी राज्यों के प्रतिनिधि में अगर जिन राज्यों में कांग्रेस शासित राज्य है या विपक्षी पार्टी शासित राज्य है तो जीएसटी काउंसिल में उनमें राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल है, और जो भी जीएसटी में काउंसिल में फैसला होता है वो सर्वसम्मति से फैसला होता है। तो निश्चित तौर पर जो जीएसटी की दरें जो है वो रोजमर्रा की जरूरत की जो चीजें हैं उनमें लगाई गई हैं, तो उन चीजों को लेकर के भी जो तय हुआ है, दरें जो तय हुई हैं वो जीएसटी काउंसिल में दरें तय हुई हैं, सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं है, और जीएसटी काउंसिल में सभी जो सरकारों के, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। तो इस रवैये को लेकर के, क्योंकि सरकार का यह कहना है कि कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां के जो लोग हैं वो भी ये जीएसटी काउंसिल में शामिल किए, और उनके दोहरे रवैये को लेकर के वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से जीएसटी लागू की गई है रोजमर्रा की जरूरत की चीजों में, और उसके कारण जिसका जो भार है कहीं ना कहीं आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, इसी को लेकर के कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियां जो हैं वो सदन में लगातार अपनी बात में कह रही हैं और यह मांग कर रही है कि जीएसटी काउंसिल में जो फैसला लिया गया है, या जीएसटी में जो फैसला लिया गया है बढ़ाने का, उसे वापस लिया जाए। हालांकि फैसला जीएसटी काउंसिल का है तो इसे वापस लेने का अधिकार भी जो है वो काउंसिल को ही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत इस पूरी जानकारी के लिए।
और आगे बढ़ेंगे। जीएसटी में इजाफे पर शिवसेना ने भी अपने तर्जुमान सामना में मरकज की सख्त तनकीद की है। इदारिये में जीएसटी का मुआवजा जुजिया टैक्स से किया गया है। सामना के इदारिये में हुकूमत को वो वादा भी याद दिलाया गया है जब उसने रोजमर्रा की जरूरी अशिया पर जीएसटी न लगाने की बात कही थी। इदारिये में मजीद लिखा कि मोदी हुकूमत में जीना तो महंगा हो ही गया, लेकिन अब जीएसटी ने तो मरना भी महंगा कर दिया है। और आरजेडी लीडर मनोज झा का कहना है कि समाज को तकसीम करने वाले मौज़ूआत के हुजूम में आवाम के असल मसाइल को खो गए हैं, और उन्होंने कहा कि ये इंतखाबी जमहूरियत के लिए अच्छी अलामत नहीं है। पक्षी हमलावर नहीं है, जनता से जाके पूछ के देखिए ना। लेकिन जनता को क्या कर दिया हमने? हिंदू मुसलमान में उलझा दिया, कांवड़ यात्रा नमाज में उलझा दिया, बुलडोजर लाउडस्पीकर में उलझा दिया। तो जनता को पेट पे लात पड़ रही है, लेकिन आपने माइंड हाईजैक करवा लिया, माइंड को पोलराइज कर दिया। सरकार को लग गया है कि मैं कुछ ना करूं, रोजगार पे बात ना करूं, महंगाई पे बात ना करूं, मैं फिर भी चुनाव जीत सकता हूं, हम फिर भी चुनाव जीत सकते हैं। तो ये जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में एवरीडे लाइफ की जो दिक्कतें हैं और उससे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का आउटकम, इलेक्शन का आउटकम, अगर उसके बीच में फासला हो रहा है ना, आज भले अच्छा लग रहा हो, लेकिन वो दिन दूर नहीं है। और मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारी परिस्थिति श्रीलंका वाली ना हो जाए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। श्रीलंका बदतरीन दौर से गुजर रहा है। इक्तिसादी और सियासी अदम इस्तेहकाम का श्रीलंका सामना कर रहा है, जिस पर काबू पाने में वक्त लगेगा। पड़ोसी मुल्क के नाते हिंदुस्तान वहां की सूरत हाल पर नजदीकी निगाह रखे हुए है। मरकजी हुकूमत ने श्रीलंका की सूरत हाल से तमाम सियासी जमातों को वाकिफ कराने के लिए कुल जमाती मीटिंग तलब की है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण श्रीलंका की मौजूदा हालत से सियासी जमातों के लीडरों को जानकारी देंगे। मरकजी हुकूमत ने ये मीटिंग डीएमके और एआईडीएमके की मांग पर तलब की है। और इस पूरे मामले पर शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से श्रीलंका का मामला लगातार सुर्खियों में है और हालात बद से बदतर वहां है, हिंदुस्तान ने मदद भी की और करीबी निगाह रखे हुए हैं कि हालात कब ठीक होंगे, लेकिन आज यहां पर ऑल पार्टी मीटिंग में पूरी जानकारी दी जाएगी। क्या कुछ इसमें बिंदु है? गिलानी, आपको बता दें, जाहिर तौर पर ये बहुत ऐसे वक्त में मीटिंग हो रही है जब श्रीलंका में क्राइसिस लगातार जारी है और अब मनाया जा रहा है कि बुधवार को नए प्रेसिडेंट को चुना जाएगा। लेकिन इससे पहले मांग की गई थी, तमिलनाडु की जो पार्टीज हैं, चाहे एआईडीएमके हो या डीएमके हो, उन्होंने मांग की थी कि भारत को इंटरवीन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए जिस तरह के हालात वहां बने हुए हैं श्रीलंका में जी। और ऐसे में जो संडे को जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें तय किया गया था कि एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाएगी श्रीलंका के हालात पर ब्रीफ करने के लिए। तो आज शाम 5 बजे पार्लियामेंट एनेक्स में ये मीटिंग होने वाली है, जहां पर फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ब्रीफ करेंगे एमपीज को, सभी पार्टी से एमपीज को। इसमें सभी फ्लोर लीडर्स को लिखा गया था कि वो इसमें रिप्रेजेंटेटिव भेजें। तो माना जा रहा है कि सभी को ब्रीफ किया जाएगा वहां पे एक्चुअली हालात किस तरह के हैं और भारत ने अब तक क्या कुछ किया है और आने वाले वक्त में भारत क्या कुछ करने वाला है, इन तमाम पहलुओं पर ब्रीफ किया जाएगा सभी सांसदों को। हालांकि आपको ये भी बताते हैं कि इस साल करीब $3.8 बिलियन का मदद पहले ही भारत कर चुका है और माना जा रहा है कि ये अब तक की सबसे बड़ी मदद रही है किसी भी कंट्री से जो श्रीलंका को मिली है। लेकिन अभी तक भारत ने एक न्यूट्रल स्टैंड अपनाया हुआ है, भारत दखल नहीं दे रहा है और भारत के हर स्टेटमेंट में ये साफ कहा जा रहा है कि हम श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े हैं। तो ऐसे में जो भी वो डेमोक्रेटिकली जिस भी सरकार को चुनते हैं, भारत सरकार वही चाहती है कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक मीन्स के जरिए अगली सरकार आए और वहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस है उनको मजबूत किया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे। मारूफ गुलकार भूपेंद्र सिंह का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। वो 82 साल के थे। गुज़श्ता कुछ दिनों से वो बीमार थे और मुंबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उनकी आखिरी रसूम भी मुंबई में अदा कर दी गई। अपने लंबे करियर में भूपेंद्र सिंह ने कई यादगार नगमों को अपनी आवाज से लाजवाल बना दिया। उनमें दिल ढूंढता है, नाम गुम जाएगा और हुजूर इस कदर भी न इतराइए, इतरा के चलिए जैसे मकबूल नगमे शामिल हैं। भूपेंद्र सिंह ने अपने करियर का आगाज ऑल इंडिया रेडियो से किया था। दिल्ली दूरदर्शन से भी वो वाबस्ता रहे।
1962 में मौसीकार मदन मोहन ने उन्हें एक पार्टी में गिटार बजाते हुए सुना और उन्हें मुंबई मधु किया। मदन मोहन ने उन्हें फिल्म हकीकत के एक नगमे में हो के मजबूर मुझे पेश किया, जिसे उन्होंने मोहम्मद रफी, तलत महमूद और मन्ना डे के साथ गाया था। प्यार था मेरे पिताजी के साथ, खास करके जब वो यंग थे और पिताजी जब प्रोग्राम्स पे जाते थे, बजाते थे, उनके बाजे और उनकी कॉर्डियन को सुनने के लिए ये लोग दिल्ली में कॉलेज बंक करके और ये लोग सुनने जाया करते थे। तो मुझे पिताजी ने बताया, फिर गोपी अंकल के मुंह से भी मैंने ये सुना कि हम पापा जी को सुनने के लिए कॉलेज से जाते थे। तो उनके साथ जब भी हमने बॉम्बे आना तो ये पहला हमारा होता था कि मैं अपने पिताजी को कहती थी कि पहले गोपी अंकल के पास चलो, हम वहाँ जाएंगे पहले। और बड़ी सारी यादें वापस हैं, मैं कौन सी बात करूँ। मैं जसवंत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह की आवाज़ जो उनकी आवाज़ थी, क्या उनके गाने थे, उनका गाने ये कितना फेमस था कि मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर याद रहे। बहुत ही प्यार से मिलने वाले व्यक्तित्व और सबकी इज्जत सम्मान करने वाले, म्यूजिशियनों की बहुत इज्जत करते थे। तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये गाना जिंदगी मेरे घर आना, एक अकेला इस शहर में, दो दीवाने इस शहर में, मौसम का गाना, दिल भूलता तू गई, नंबर ऑफ सॉन्ग्स अभी याद आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक गाने होते हैं। चाहे आर.डी. बर्मन साहब के साथ में गाए हो, मदन मोहन साहब के साथ में गाए हो, और वो गाने जो है वो हर एक कह सकते कि सुलझे हुए इंसान को वो हमेशा सपोर्ट करते थे। मतलब मैं समझता हूँ कि और आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश काबीना की आज एक अहम मीटिंग है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में काबीना की मीटिंग 11 बजे होगी। आज होने वाली काबीना की मीटिंग में कई तजावीज को मंजूरी मिल सकती है। आज की मीटिंग में तकरीबन 11 तजावीज पर गौर किया जा सकता है। आज की ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। आदाब।